हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति झा। वेलकम टू द IAS ओरिजिन यूट्यूब चैनल। गवर्नर जनरल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो सेकंड गवर्नर जनरल को हम कवर करने वाले हैं वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। ही इज नोन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे और इनको अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो गवर्नर जनरल डिक्लेयर किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है रॉबर्ट क्लाइव वाले सेशन में कि करप्शन जब बढ़ने लगा था इंडिया में, तो इंडिया के जो एम्प्लॉयज हैं वो करप्टेड काफी होने लगे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो काफी ज्यादा इंडिविजुअली करप्ट होने लगे थे। और ये बात जब ब्रिटेन तक पहुंचती है तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करती कि भाई अब EIC से तो ये काम नहीं हो रहा है, EIC को हमने काम देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हम जो है वो डायरेक्टली यहां पर इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में उतरेंगे। और तभी वो लेकर आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसका नाम रेगुलेटिंग भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो इंडिया के अफेयर्स को रेगुलेट करना चाहते थे। ठीक है, उसी एक्ट के अंडर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स को डिक्लेयर किया जाता है कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेंगे सबसे पहले। तो आइए इनका देखते हैं। He was British colonial administrator who served as the first governor of the presidency of Fort William, Bengal, the head of the Supreme Council of Bengal, and so the first governor general of Bengal in 1772 to 1785. ये इनका tenure रहता है। He and Robert Clive are credited with laying the foundation of the British Empire in India. He was an energetic organizer and reformer. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम, तो इनके टाइम पे जो है वो इन्होंने काफी ऐसे काम किए थे कि जो है वो गवर्नेंस को इन्होंने स्ट्रीमलाइन करने की काफी कोशिश करी थी। जैसे कि इन्होंने डुअल गवर्नमेंट के भी बंगाल जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लाया गया था उसको भी इन्होंने अबॉलिश किया था। ठीक है, दस्तक सिस्टम को भी इन्होंने अबॉलिश किया था, जिसकी वजह से जो EIC के एम्प्लॉयज थे वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, उसको भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये एस्टैब्लिश करते हैं इन 1774। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के टेन्योर में आता है। और उसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट के अलावा भी आप देखो एशियाटिक जो सोसाइटी है विलियम जोन्स द्वारा वो भी एस्टैब्लिश करी जाती है। और गीता जो है, गीता का जो सबसे पहला ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में किया जाता है चार्ल्स विल्किंस द्वारा, वो भी इन्हीं के टेन्योर में किया जाता है। ठीक है, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम को अगर हम देखें तो हेस्टिंग्स इंप्लीमेंटेड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्ड एट स्ट्रीमलाइनिंग गवर्नेंस। ये मैंने आपको बताया। ही रीऑर्गेनाइज्ड द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम and introduced a more structured legal system which included the establishment of civil and criminal courts। ठीक है, तो इन्होंने एक तरीके का बाइफर्केशन किया सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स का, जिसमें सिविल कोर्ट्स जो रहती थी वो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज को डील करती थी। कोई भी फैमिली का अगर डिस्प्यूट है तो उनको डील करती थी। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती थी वो जैसा अगर कोई क्राइम कंडक्ट हो गया या फिर कोई मर्डर वगैरह हो गया तो ऐसे जो सीरियस क्राइम्स होते उनसे जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स डील करती थी। द जुडिशियल पावर्स ऑफ द जमींदार्स वर अबॉलिश्ड। हेस्टिंग्स एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा इन 1774 व्हिच मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्न लीगल प्रिंसिपल्स इन इंडिया। ओके, नाउ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का आया था, उसमें क्या किया गया था, तो उसमें पहले 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ओके, सो बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। और माना जाता था कि इन तीनों के रूलर्स काफी उस टाइम पे पावरफुल होते थे, तो ये इंडिविजुअल प्रेसिडेंसीज उस टाइम पे हुआ करती थी। बट जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें क्या कर दिया गया, उसमें बंगाल को जो वो है सुप्रीम मान लिया गया और ये दोनों के जो अफेयर्स हैं वो भी अब बंगाल से ही सर्टिफाई होते थे। ठीक है, तो एक तरीके से जो मद्रास है और बॉम्बे है उसको, उन प्रेसिडेंसीज को बंगाल के अंडर जो है वो कर दिया गया। इस वजह से जो बंगाल की पावर थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, वो और ज्यादा बढ़ा दी गई। फाइन। So Hastings was instrumental in expanding British influence in India through diplomacy and military actions. He negotiated treaties with Indian rulers and engaged in military campaigns, notably against the Marathas and the Mysore kingdom. Because आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव भी एक्सपेंशन करने की ओर थे और उन्हीं के कदमों पे चलते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स भी सोच रहे थे कि किस तरीके से हम ऐसे प्रेसिडेंसीज या फिर ऐसे किंगडम्स को टारगेट करें जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड हैं इंडिया में, और उनको टारगेट करके उनके साथ हम वॉर करके उनको हरा के हम उनका किंगडम जो है वो अपने अंडर कर ले। नाउ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग,
काफ़ी इंटरेस्ट था इनका कल्चर में। मैंने आपको बताया कि गीता का जो फर्स्ट ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में चार्ल्स विल्किंस ने किया था, वो इनके टेन्योर में ही किया था। तो कल्चरली ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। शोइंग Hastings showed an interest in Indian culture and traditions. He supported the study of Indian languages and encouraged the translation of important text. यहाँ पे जो है इन्होंने गीता का जो है वो ट्रांसलेशन कराया था in English, contributing to a better understanding of Indian society amongst the British officials. क्योंकि हर एक ब्रिटिश जो भी यहाँ पर गवर्नर जनरल आते थे, वाइस रॉय आते थे, वो एट दी एंड ब्रिटेन के बारे में ही सोचते थे, ठीक है। तो ब्रिटेन के भले के बारे में सोचते हुए वो सोचते थे कि भाई अगर इंडियन कल्चर से हमारे लोग अगर ज्यादा अवेयर होंगे तो हम इनके अफेयर्स और ज्यादा अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे। इसलिए वो सोचते थे कि इनकी लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस को अगर ब्रिटिशर्स सीख लें तो उनके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। नाउ कंट्रोवर्सीज एंड इम्पीचमेंट। During his tenure, it was said कि he was involved with a lot of corruption. तो इसके चलते जो है वो इनका impeachment भी जो है वो ब्रिटेन में प्रैक्टिस किया गया था और उसकी वजह से ये काफी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे। Hastings faced criticism for his policies and actions leading to his impeachment in Britain. This event was significant in highlighting the complexities of British rule in India and the need for oversight of colonial officials. His legacy is a mixture of administrative innovation and disputable policies, making him a pivotal figure in the history of British India, definitely. So this was it for this session, guys. आई होप आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़े इंसाइट्स मिले होंगे कि उन्होंने क्या किया और क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स उनके टेन्योर में हुए। इसी सीरीज में और आगे सेशंस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IS Origin। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।